हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, पीक करता है। दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद। गुड। एंजाइटी अटैक धीरे धीरे बिल्डअप होता है, पैनिक अटैक एकदम से पीक करता है। एंजाइटी अटैक इज़ ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट, बट पैनिक अटैक इज़ अ वेरी इंटेंस स्टेज। उसमें देयर इज ऑफन अ फीलिंग ऑफ कि यू आर गोइंग टू डाई, और या फिर यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक, तो थिंग्स लाइक दैट। तो आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन जनरल पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और नॉट वेरी स्पेसिफिकली बट मेजरली वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। तो ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कोई और आइडिया कि क्या क्या हो सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स? एक तो अगोराफोबिया हमने बात की, एंजाइटी अटैक बात की, पैनिक अटैक बात की, ये आते हैं पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। हाँ और बताओ। स्लीप डिस्टर्बेंस एक सिम्टम है, वो एक डिसऑर्डर नहीं है ना। वो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस किसी चीज़ में होती है, किसी टाइम पे होती है, वो अपने आप में डिसऑर्डर नहीं है। तो डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर एक बड़ा कैटेगरी हो गई, उसके अंडर फर्दर क्या क्या चीज़ें आ सकती है? क्या? फ्रिक्स? फ्रेस? क्या क्या बोल रही है ये? फिट्स? फिट्स नहीं, एंजाइटी में आप सिम्टम्स के बारे में मत सोचो कि क्या क्या हो सकता है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती है। जैसे एंजाइटी अटैक एक टाइप का हो गया, उससे एगोराफोबिया बिल्कुल डिफरेंट है ना, पर है तो दोनों एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर ही आते हैं ना, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है ना। तो और क्या क्या आपको लगता है, क्या और डिसऑर्डर हो सकते हैं? चलो so we talked about agoraphobia. Then there are specific phobias. ये हमेशा एंजाइटी के अंदर ही आता है। पैनिक डिसऑर्डर की भी हमने बात की, जिसमें पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक दोनों आ रहे हैं। देन वी हैव सबसे कॉमन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी, ठीक है। देन वी हैव सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ठीक है। हाँ इसको साइड, तो मेरी बॉटल हर बार गिर जाती है, कर दो यार साइड, ठीक है। एक और है, हाँ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब आप खुद ही देखो कितने सारे सब टाइप्स हमें मिल गए, ठीक है। इसकी बात की हुई है, इसकी बात की हुई है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तो थोड़ा नाम से ही समझ आ रहा है, कोई बता सकता है एग्जैक्टली क्या होगा इसमें? हाँ हाँ अच्छा ओके, क्या होता है, पर वो होता क्या है? हाँ अच्छा अच्छा। अब आप लोग इफ़ यू गोइंग टू स्टडी डिसऑर्डर्स एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स यू यूज़। कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ बताने के लिए, क्योंकि सिर्फ थेरेपी देना या डायग्नोज करना ही नहीं होता है। आप बाद में जाके यू विल ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड साइको एजुकेशन, कि आप अवेयरनेस फैलाओगे। आपके पास जो भी पेशेंट आएगा, उनका जो इन्फॉर्मेंट होगा, आप उनको समझाओगे अच्छे से, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, है ना। अगर आपका जो भी पेशेंट है
उनके साथ जो फैमिली मेम्बर आए वो ये नहीं समझेंगे कि उनका जो भी फैमिली मेम्बर है उसे कोई प्रॉब्लम है, 2 वो क्या प्रॉब्लम है, 3 वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, तो वो तब तक विलिंग कैसे होंगे कि हाँ हम इसको लेके आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में एक सबसे बड़ा स्टिग्मा क्या है कि लोग समझते नहीं है ना कि इट्स अ रियल थिंग। लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है या अटेंशन के लिए बोल रहा है, सिंपैथी के लिए बोल रहा है। तो जब तक किसी को आप अच्छे से समझाओगे नहीं कि व्हाट इज इट, व्हाई कैन इट हैपन, तब तक they'll never take it seriously, and if they'll never take it seriously they'll never take the treatment seriously. So it would be bad for you as a psychologist and it would be obviously bad for them as a person suffering. I am saying all of this because आप लोग आंसर सही दे रहे हो पर आप लोग टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ कर रहे हो. Now that we are talking about anxiety, you have to be very clear that anxiety and stress are different things. वो एक दूसरे से co-related है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ सिमिलर चीज़ें भी होती हैं उनमें, पर स्ट्रेस फील करना और एंजाइटी फील करना या एंग्शियस फील करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. स्ट्रेस हमें अक्सर तब फील होता है व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन जो हमें चैलेंजिंग लगती है या हार्मफुल लगती है. हमें लगता है कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए या रिसोर्सेज जो हमारे पास होने चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तभी स्ट्रेस फील होगा ना. अगर आपको पता है आपका एग्ज़ाम है एंड यू नो दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, वाई वुड यू फील स्ट्रेस्ड? वही आपको अगर जैसे एकदम से आपको कोई कहे कि वहाँ भाग के जाओ, ये काम करके आओ, यू डोंट हैव द मनी, सपोज यू डोंट हैव ई रिक्शा के पैसे अभी है नहीं, एंड कोई आप पे प्रेशर डाले कि अरे वो जा ना, वो काम करके फटाफट करके, तो थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा ना कि कैसे जाऊँ, क्या जाऊँ, किसी से कह नहीं सकता. आपके पास पैसे होंगे या आपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ा है तो स्ट्रेस क्यों फील होगा? सो स्ट्रेस इज बेसिकली इन अ सिचुएशन विच इज़ चैलेंजिंग और हार्मफुल, जिससे कोप करने के लिए आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है. दैट इज स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस इज़ वेरी रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स बिकॉज स्ट्रेस एक रूट कॉज बन जाता है काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स के लिए. बट एंजाइटी एक मैनिफेस्टेशन है उसकी. मैनिफेस्टेशन मतलब जैसे कोई बहुत लंबे टाइम तक किसी स्ट्रेस में रहे, सपोज किसी जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इट्स अ चैलेंज से कोप अप करने के रिसोर्सेज नहीं है कि किसी का रेफरल नहीं है उनके पास या फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, CV बढ़िया नहीं है, तो चैलेंज आ गया, जॉब चाहिए, रिसोर्सेज की क्या कमी हो गई कि है नहीं, so they are under stress. Now imagine if this person is under stress for a very long period of time, ठीक है, 3-4 महीने से उनको जॉब नहीं मिल रही है और भी प्रेशर्स आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो तब दैट स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट, मतलब वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आपको शायद एंजाइटी फील होने लग जाए. आप कॉन्स्टेंटली घबराते हुए फील करो कि सांस नहीं आ रही, पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस ना. It's related, but it's different. So anytime you're talking about disorders, anytime you're talking about something specific in psychology, be careful of the words you use. Anxiety is not exam आ रहा है, stress हो रहा है. And anxiety is not कि बहुत टाइम से बहुत लंबा stress है. Anxiety एक और अलग चीज़ है, उसके symptoms अलग है. क्या क्या symptoms है बताओ, मतलब क्या लगता है आपको एंजाइटी कैसे फील होती है? हाँ, वरी अबाउट द फ्यूचर. हाँ, फिजिकली क्या होता है, फिजिकली क्या फील होता है? हाँ हाँ, गुड, शिवरिंग, उसको हम कहते हैं ट्रेमर्स, ठीक है. शिवरिंग तो ठंड लगती है तो करते हैं ना, तो दैट इज शिवरिंग. ट्रेमर्स इज जब हाथ ऐसे से हिलते हैं, कांपते हैं, उसको कहते हैं ट्रेमर्स, ठीक है, ट्रेमर्स. हाँ, वेरी गुड. और क्या होता है? जैसे किसी ने बोला था कुछ स्लीप डिस्टर्बेंस है ना, तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी एक क्या है, सिम्टम है. यू आर वेरी करेक्ट, बट इट्स अ सिम्टम. इनएबिलिटी टू फॉल asleep, इंसोम्निया, ठीक है. और क्या हो सकता है? हाँ, that can happen. Sometimes it's not diagnosable, ऐसे वो नहीं है कि सभी हथलाएंगे तभी मतलब एंजाइटी है, बट हाँ कुछ लोगों में वो भी होता है. स्टैमरिंग, यस,
और क्या बोल रहे थे? हाँ, फम्बलिंग बोला ना? हाँ, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. आपने कहा सांस नहीं आना, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, these are important things for diagnosing. और क्या फिजिकली और कैसा फील होगा हमें? सारे टाइम एंजाइटी रहेगी. हाँ, गुड. हाई हार्ट रेट. और क्या होगा? फिटीग होगी. बीपी लो तो नहीं होगा, बीपी हमने हाई कर दिया ऑलरेडी. ठीक है. हाँ, फीलिंग वर्थलेस. आप बताओ मुझे किसी और डिसऑर्डर में आ सकता है? वो किस में आ सकता है? वेरी गुड. हाँ, वो ज़्यादा डिप्रेशन का पार्ट, एंजाइटी का पार्ट नहीं है. ठीक है. एक और चीज़, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ऐसा होता है ना कि रात को टेक्स्ट किया था, सीन पे छोड़ दिया, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो नहीं होता ना कहीं और कॉन्सेंट्रेट. मेरे को ऐसा धक धक होरेला वाला सीन होता है. तो दैट डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन. और क्या हो सकता है? हाँ, फैटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत टायर्ड फील करना. आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ में जितनी थकान होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा थकान फील करना, है ना? तो दैट इज़ कॉल्ड फैटीग. एक और सबसे बेसिक, एक्सेसिव वरी. एंजाइटी है तो आप एक्सेसिवली वरी तो करोगे ही ना, कि क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मेरे साथ होगा, नहीं होगा, ऐसे ऐसे. एंड अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से सिमिलर ही है. आप एक्सेसिवली वरी करोगे तो कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? किसी एक टास्क पे नहीं कर पाओगे. कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वरी कर रहे हो, तो हार्ट रेट बढ़ेगा. हार्ट रेट अगर आपका बढ़ेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होगी. जितनी आपकी बॉडी ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, हाँ, उतना आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी को दे नहीं रहे हो, तब फटाफट सांस ले रहे हो ताकि मिले ज़्यादा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, घबरा रहे हो आप बिल्कुल एकदम, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है एक बार, कि जैसे कुछ बड़ा सा किसी ने पत्थर गिरा दिया पेट में, है ना? वैसे भी अब जैसे अगर आपके पास अब कोई क्लाइंट आएगा, दे वॉन्ट एग्जैक्टली से कि अरे सर आई एम फीलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. देर से ऑल दीज अदर थिंग्स, जैसे कि जी में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, पेट में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है. अब वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप इन छोटी छोटी बातों को समझोगे कैसे. आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी होगी तब आप उनकी ऐसी बातों को, जैसे कि एक क्लाइंट मुझे कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल पे किसी हाथी ने पाँव रख दिया है. अब इस चीज़ को आप इसमें कैसे कैटेगराइज करोगे? आप नहीं करोगे ना, पर आप उनके एक्सपीरियंस को समझोगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. कि भाई दिल पे, छाती पे किसी हाथी ने पाँव रख दिया, मतलब बहुत एकदम दबाव सा फील हो रहा है ना, सफोकेशन फील हो रही है, मतलब तो उनका यही है ना. तो आपको आपका पेशेंट कभी ऐसे क्लियरली नहीं बताएगा. आप दैट वुड बी द बेस्ट पेशेंट टू हैव, जिनसे आप कहोगे कि सर क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बताएंगे. आधे तो कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन करें यहाँ तक आ गए हो तो सर बता दो ना क्या प्रॉब्लम है. तो आपको उनसे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ती है. एंड जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, वो कभी इतनी डायरेक्ट फॉर्म में आएगी ही नहीं. तो आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, ताकि वो जब अपनी लैंग्वेज में आपको कुछ कुछ बताएं आप समझ पाओ. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली सम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इन जनरल. अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फर्दर हमारे पास आता है अगोराफोबिया, जिसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी. दिस इज बेसिकली बिकॉज इट्स अ फोबिया. फोबिया मतलब क्या होता है? एक हमने हाँ एक्सटेंसिव फियर. ठीक है. एक और वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, ए चूहा है पीछे. हाँ, चूहे का भी फोबिया होता है. एक वर्ड बताया था यार मैंने आप लोगों को, इरैशनल फियर. एक्सटेंसिव फियर तो है, इरैशनल है. जितना जिस चीज़ से डर लगना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, एंड वो इस हद तक डर लग रहा है कि जब वो चीज़ है भी नहीं सामने तब भी आप उसके इमेजिन्ड फियर में रह रहे हो. ठीक है. जैसे कि एक काफ़ी कॉमन स्टोरी भी थी कि देयर वाज दिस मैन
who was so scared of dying कि उसने अपने कमरे में अपने आप को लॉक कर दिया और वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला. एंड देन इवेंचुअली यू नो हाउ ही डाइड. वो सो रहा था एंड ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग थी उसके सर पे गिर गई. सो उसका फियर इन अ वे तो इरेशनल है. ऑफ कोर्स इट्स स्कैरी, डाइंग इज स्कैरी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. आए हो तो जाओगे, है ना. अब आप सोचो, आप अपने आप को घर में बंद रखो, सालों साल बंद रखो. इज दैट, डू यू थिंक दैट्स रैशनल? डू यू थिंक दैट्स लॉजिकल? आपकी उससे और जब हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे तो एक और भी मैंने चीज़ कही थी कि वो क्या 4 Ds होते हैं. हाँ, और उसमें कौन सी एक ऐसा पर्टिकुलर है जो होता है तो मतलब हम सीधा डायग्नोस करते हैं. हाँ, एक और डेंजर. हाँ, वेरी गुड. डिसफंक्शन क्या होता है? वेरी गुड. तो अब ये जो हमारा इंसान है, इस डिसफंक्शन है कि नहीं है? डेंजर बेशक नहीं होगा, पर ये अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं. डू यू थिंक वो नॉर्मली अपने बाकी लोगों से, फैमिली से इंटरेक्ट कर पा रहे होते? नहीं कर पा रहे होते ना. तो दैट्स डिसफंक्शन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप एंजाइटी भी, अब आपको समझना है कि कोई आपके पास आए एंड कहे कि बता दे कि ये सिम्टम्स हैं, एंजाइटी फील हो रही है, मुझे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या कोई चलो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है कि मास्टर्स के लिए एक CUET एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है. यू लिसन टू दैट पर्सन, बट डू यू थिंक आप उनको, इवन वो ये सिम्टम्स भी कुछ कुछ बता रहे हैं, बट आप उनको एकदम से डायग्नोस कर दोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? हाँ, क्लैरिटी नहीं है. कैसे, क्यों क्लैरिटी नहीं है? बिकॉज डिसफंक्शन, कुछ भी डिसऑर्डर, चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो. अब पर्सन A इज सैड, पर्सन B इज सैड, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि ओके दिस पर्सन potentially has the disorder and this person doesn't? They are just going through a very bad phase in life. They're just, because of circumstances, they're feeling like that. You make that differentiation. आप उन दोनों को अलग इस तरह से करते हो by saying कि dysfunction कहाँ है. इन डिसऑर्डर कोई सा भी हो, आपने देखना है कि डेंजर है अपने आप को, किसी और को, एंड दूसरा क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे. जैसे OCD एक डिसऑर्डर होता है, आपको पता है क्या है? क्या होता है? वेरी, सबको ही पता है. वेरी गुड. तो अच्छा, आपने कभी कभी लोगों को बोलते हुए ऐसे रैंडमली सुने कि अरे यार मुझे भी बहुत OCD है, मेरे को हर चीज़ साफ साफ अच्छी लगती है. जनरली बोलते हैं ना सब, बट डू यू थिंक what are they trying to say? What are they trying to say by this? Yes, that they love hygiene, that they love कि सब चीज़ें साफ हो, सिमेट्रिकली. वो तो किसको नहीं पसंद यार, किसी गंद में तो रहना किसी को भी पसंद नहीं है ना. Everybody likes hygiene. Maybe this person likes it a bit more, but does that mean they have OCD? नहीं, because people who actually have OCD and इसको कहते हैं OCD of contamination, जिसमें वो लोग कहते हैं साफ सफाई रखना है, उसको कहते हैं OCD of contamination. कि उनको they are very obsessive about कि कोई चीज़ गंदी तो नहीं है, जर्म्स तो नहीं है, कहीं मेरे पे जर्म्स तो नहीं आ जाएंगे. उसको कंटामिनेशन कहते हैं, गंदा होना. ठीक है. तो एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ OCD. एंड पीपल हु हैव दिस, वो ऐसे नहीं कि बस साफ सुथरे रहेंगे, वो एक बार में शायद 10 बार हाथ धोएंगे. ठीक है. वो शायद किसी को टच नहीं करने देते, कोई और टच कर लेते तो उसे फेंक देते हैं, टिश्यू से ऐसे करते हैं. एंड आपको पता है ये हाथ धोना में कितनी नॉर्मल बात लग रही है कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, हम 2-3 बार हाथ धोए, इसने 10 बार हाथ धो लिए. बट यू नो सच पीपल, उनकी पूरी स्किन हाथ की ऐसे आप लोग देखना, एक दिन ज़्यादा हाथ धोगे ना तो इससे रफ़ हो जाएगी पूरी स्किन. एंड उन लोगों की स्किन इतनी रफ़ हो जाती है, वो फटने लगती है, खून आने लगता है. डू यू थिंक दैट्स नॉर्मल? हाँ, सोप में क्या? अच्छा, तो अभी हम सोप की बात कर रहे हैं. अच्छा, हम सोप की क्लास ले रहे हैं आज. यार इतनी मेरे को याद, मेरे पता है कुछ ऐसे ऐसे सोप ना, अभी जहाँ पे अप्रोप्रिएट हो उतना ऐड ऑन करो. तो हाँ, सो बेसिकली तो OCD में क्या होता है कि वो इस हद तक होता है कि हाथ जो है वो छिलने लग जाता है, खून आने लग जाता है. मेरे एक नेबर थे एंड उनकी वाइफ, शी एक्चुअली पास्ड अवे ऑल्सो, सो शी हैड OCD एंड हर OCD वॉज अबाउट डेथ. तो अगेन शी वॉज दिस पर्सन हु वॉज वेरी ऑब्सेसिव अबाउट डेथ. एंड वो इस हद तक था कि अब सोचो, शी इज़ अ ग्रोन लेडी, उनकी बेटी सब है, 40s-50s में होंगी वो आंटी, तो कितनी मतलब बड़ी उम्र की हैं. ठीक है. एंड
उस उम्र में ऑब्वियसली आपके थोड़े फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दे स्टार्ट पासिंग अवे, है ना, होता है। एंड उन लेडी का इतना एक्सट्रीम था दैट उन्होंने एक्चुअली अपनी फैमिली से ही कट ऑफ करने लग गई वो, क्योंकि ऐसा होता था कि उनके जैसे सपोज़ किसी सिस्टर के या किसी कज़न के घर में किसी की डेथ हुई तो शिल्की इनसे अब बात नहीं करनी है, इनसे टच में नहीं रहना, इनकी कोई दी हुई चीज़ हमने सब फेंक देनी है, ठीक है। आप उनके फ्यूनरल या जो भी कहते हैं ना हमारे वो होती है तेरहवीं वगैरह होती है, पूजा पे बुलाते हैं ना, उसमें नहीं जाना है, नहीं जाते वो। एंड डोंट यू थिंक दैट्स वेरी एक्सट्रीम? डोंट यू थिंक वो आपस में फैमिलीज के लिए कितना अजीब रहा होगा, कितना मतलब कोई किसी के वो इतने क्लोज होंगे जो पास्ड अवे एंड देन देयर इज सम लेडी हु से कि ना मैं नहीं आने वाली, इनफैक्ट वो चीख रही है, चिल्ला रही कि कोई नहीं जाएगा, मेरे अपने फैमिली से कोई नहीं जाएगा। एंड जैसे एक बार उनके खुद के कोई आई थिंक सब काफ़ी क्लोज कज़न थे, उनकी खुद की डेथ हुई एंड देन जाना पड़ा, मतलब उन्होंने तो मना कर दिया बट हर हस्बैंड वेंट एंड यू नो व्हाट शी डिड, शी आस्क्ड हिम कि जब वो वापस आए सेल द कार, सेल द कार। तो हम इस गाड़ी में गए, सेल द कार, हाँ। एंड नाउ हमें ये बात कितनी इरैशनल लग रही है बट टू दैट लेडी इट वाज मेकिंग कंप्लीट सेंस। उनका ऑब्सेशन उस लेवल पे था, उससे जो एंजाइटी होती है वो उस लेवल पे थी, उनका वो कंपल्सिव बिहेवियर कि टू फील बेटर शी हैज़ टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू डेथ, उसको शी हैज़ टू यू नो फेंक दो, बाहर कर दो, अपने आप से दूर कर दो। किस पीक पे होगा दैट शी वॉज लाइक दिस। एंड इवेंचुअली धीरे 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 उनके हर एक फ्रेंड, क्योंकि यार अब कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंड की भी तो फैमिली में कभी किसी ना किसी का अपना नहीं होगा तो उनके किसी रिलेटिव का होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे कोई रिलेटिव थे, उनके किसी की डेथ हो गई तो मुझसे कट ऑफ कर दिया, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, राइट? दैट इज़ वेरी अगेन इरैशनल, दैट्स स्केरी। एंड अब मैं समझाऊँ भी कैसे, बट इवेंचुअली उनकी ऐसी हालत हो गई थी बिकॉज ऑफ OCD, शी एक्चुअली शी हरसेल्फ डाइड बिकॉज मिलना बंद कर दिया, खाना वाना, हाँ 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 हाँ, शी हैज़ टू सेल दैट कार, दैट यू वेंट टू, वहाँ पे पूजा पे आप गए थे, उनसे मिलने गए थे, गाड़ी में गए थे, तो गाड़ी बेच दो। मैं ये गाड़ी हमारे घर में आएगी ही नहीं आएगी। किसी के कुछ हुआ, कोई वो डेथ से, देन इट ऑल्सो वेंट टू बीमारी कि ये बीमार है तो ये मरेंगे, बीमार है मैं इनके हाथ से खाना नहीं लूँगी, मैं इनके हाथ से पानी नहीं लूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। शी इवेंचुअली डाइड एंड शी हैड अ 12-year-old डॉटर एट दैट टाइम। तो सोचो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी। सो एनी डिसऑर्डर टू बिकम अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट सिंपली कि OCD है, मुझे साफ सफाई पसंद है, इट हैज़ टू हैव सम इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। वो आपके नॉर्मल डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम देना चाहता, तभी वो डिसऑर्डर बने, ठीक है। सो एगोराफोबिया वॉज इरैशनल फियर, इट वॉज इरैशनल फियर ऑफ वॉट? इट्स बेसिकली, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एगोराफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ बीइंग आउट, बीइंग इन अननोन प्लेसेस, ठीक है। बट और डेप्थ में समझोगे तो इट्स बेसिकली फियर ऑफ कि ऐसी मैं सिचुएशन में ना आ जाऊँ जहाँ से मैं एस्केप नहीं कर सकती। जैसे अगर कोई भीड़ वाली, अब इसमें सब कुछ ही आ जाता है ना, कि कहीं बहुत भीड़ में होंगे तो मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगा, प्लेन में होंगी तो मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में बैठी होंगी तो एकदम से उठ के भाग मैं नहीं पाऊँगी। सो दैट इज़ एगोराफोबिया, फियर ऑफ अननोन प्लेसेस, फियर दैट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विद एगोराफोबिया ऑल्सो मच लाइक दैट स्टोरी, वॉट दे डू, they end up locking themselves inside the house, they don't leave for months, for years, they don't leave. आप जाओगे YouTube पे सर्च करोगे तो you'll actually find documentaries on this. You'll find real life experiences of people जो बताते हैं कि हमारे खुद का एक्सपीरियंस या उनके किसी नोन का एक्सपीरियंस। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आप YouTube पे देखा करो, या इन सब चीज़ों को सिर्फ क्लास में पढ़ना इज ऑल्सो लिटिल बोरिंग। गो टू YouTube, गो टू Google, वॉच मूवीज़ तो इंटरेस्टिंग होती है ना। अच्छा, ये कंगना रनौत की मूवी आई थी, वो जजमेंटल है क्या, देखिए किसी ने? कुछ साल पहले आई थी। हाँ, तो जैसे कि व्हेन यू गाइज विल स्टडी स्किज़ोफ्रेनिया, यू कैन वॉच दैट मूवी। एक और मूवी है स्प्लिट, नाम सुने? स्प्लिट। अगेन एक बार हमने कौन से डिसऑर्डर की बात की थी? मैंने कुछ समझाया था उस दिन भी आप लोगों को।
हाँ नहीं, कि ए वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था ये समझाया, और वो स्प्लिट पर्सनालिटी उसको हम इनफॉर्मली कहते हैं। एक्चुअली में क्या कहते हैं? भाई मैं क्लास छोड़ के चली जाती हूँ अगर तुम इसको बाइपोलर कहोगे। हाँ क्या? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शी रिमेंबर्स। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, डांस वाला नहीं, एंड इट्स नॉट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बट इट उसमें ऐसा होता है कि यू अडॉप्ट मल्टीपल पर्सनालिटीज। तो जैसे उसकी एक मूवी है स्प्लिट, इट्स एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट दिस पर्सन हु हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज, अराउंड 7-8, एंड आई थिंक आज तक somebody with schizophrenia, the largest number of personality somebody has adopted DID में, कैन यू गेस? खत्म हो गई? या इट वॉज अ लेडी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक मार्गरेट समथिंग ऐसा नाम था, एंड शी हैड अराउंड 41 या 46 डिफरेंट पर्सनैलिटीज। शी वॉज अ रियल पर्सन, रियल केस, डॉक्यूमेंटेड केस विद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज। सो स्केरी स्टफ, इंटरेस्टिंग स्टफ ऑल्सो। ये चीज़ें ब्लैक बोर्ड और बुक से पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर तुम यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, मूवीज़ देखो, इट विल मेक इट फन फॉर यू एंड आपको याद भी रहेगा। अब एगोराफोबिया हो गया। स्पेसिफिक फोबिया क्या, मतलब थोड़ा ऑब्वियस सा है, क्या होगा स्पेसिफिक फोबिया? वेरी गुड, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के फोबिया। जैसे बंद स्पेसेस का फोबिया क्या होता है? वेरी गुड, क्लॉस्ट्रोफोबिया। देन देर इज दिस थिंग कॉल्ड गेमोफोबिया। गेस कर सकते हो क्या होगा ये? गेमोफोबिया। हाँ, और कोई गेस? हाँ, और कोई गेस? गेमोफोबिया क्या हो सकता है? एनी गेसेस? कुछ भी गेस कर लो यार। गेम से रिलेटेड नहीं, गेमोफोबिया इज एक्चुअली फियर ऑफ मैरिज। यस, गेमोफोबिया इज फियर ऑफ मैरिज। एक फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स, ए से होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स। एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया। एरेक्ने इज बेसिकली ग्रीक फॉर स्पाइडर्स। हाँ, अच्छा, तो these are called specific phobias. You'll have people with phobia of water, phobia of getting into the plane, things like that. तो आपको जब किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से फोबिया है तो उसको ऑब्वियसली स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में क्या आता है? क्या बात की थी अभी? क्या बात की थी? पैनिक डिसऑर्डर में क्या आएगा? नहीं, वो क्या था वर्ड क्या था? व्हाट अटैक? हाँ, पैनिक अटैक एंड पैनिक अटैक एंड, अरे अभी तो बात की थी यार। अरे एक और चीज की बात की थी। पैनिक अटैक एंड, अरे यार एंजाइटी अटैक। यार तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो। तुम लोगों को नो वंडर एग्जाम्स में स्ट्रेस होगा, याद नहीं रखते कुछ। फिर आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑल्सो सबसे कॉमन। इसमें एक चीज आपको क्या याद रखनी है? दैट इज नो स्पेसिफिक ट्रिगर। ठीक है, आपके पास अगर कोई आएगा दैट दे आर फीलिंग एंग्शियस, आप सबसे पहले उनसे पूछोगे कि अच्छा कौन सी सिचुएशन में यू फील एंग्शियस, कब यू फील एंग्शियस। अब कुछ लोग आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में आई डू, बट सम पीपल वो जैसे कि नहीं, पता नहीं, सारे टाइम होता ही रहता है, पता नहीं कब स्टार्ट होता है। आप उन्हें कहोगे सोचो, थोड़ा सोचो, बताओ, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह होता है, नहीं बस पता नहीं कभी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा क्या इंटेंसिटी है? इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ और
हो ना, करा ना जाए, पर इतनी कम भी नहीं है कि मैं इग्नोर कर सकूँ. So intensity is also somewhere in the middle. So that is basically generalized anxiety disorder. It has no specific trigger. इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, विच इज़ बेसिकली कि एंजाइटी है, मतलब एज द नेम सजेस्ट फ्री फ्लोटिंग, कि बस हो रही है, चल रही है, होते जा रही है. सुबह उठ रही तो धक धक हो रहा है, रात को सोने जा रहे धक धक हो रहा है, कुछ भी चीज़ धक धक हो रहा है. तो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ परेश रावल अगर आप लोग रहोगे तो दैट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अपने एग्जाम्स में यूज़ करना, बिकॉज ये एक मतलब 2-3 शब्दों में ये पूरा डिसऑर्डर समझाता है कि कॉन्स्टेंटली अगर आपको एंजाइटी रहे बिना किसी पर्टिकुलर ट्रिगर के, बिना किसी पर्टिकुलर चीज़ के. अब ये सुनने में थोड़ी सी ओकेश सी लगती है, बट अगेन इमेजिन समबडी जिसको कॉन्स्टेंटली सारे टाइम ही एंजाइटी रहे, उनको कॉन्स्टेंटली ये सारे सिम्टम्स रहे, तो काम, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाएगी. क्लास में बैठे पर कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं पर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, टीवी नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. एंड और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ फटीग. अगर आप कॉन्स्टेंटली इतने ज़्यादा थके हुए रहोगे तो आप कुछ करोगे ही कैसे, है ना. सो दैट इज़ GAD. इट इज़ द मोस्ट कॉमन. You will see it the most in your clinic. It is also very treatable with good therapy. If need be तो medication, but with good therapy it's also very treatable. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप अपनी इंटर्नशिप्स में पढ़ाई करके एक्सपीरियंस से मास्टरी कर लो, क्योंकि ये चीज़ तो आपके पास आएगी ही, ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी ही. Then there is something called selective mutism. कुछ समझ आ रहा है इससे क्या होगा? हाँ, बोल नहीं पा रहा, गुड. रिलेटेड टू दैट, यस, वेरी गुड. और कुछ सिलेक्टिव म्यूटिज्म. हाँ हाँ, आ जाओ. और सबने पढ़ लिया. सो सिलेक्टिव म्यूटिज्म इज बेसिकली, पहली बात, इट्स डायग्नोज्ड ओनली इन चिल्ड्रन. ठीक है. इट एडल्ट में हम डायग्नोज नहीं करते, सिर्फ बच्चों में डायग्नोज करते हैं. इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें बेसिकली क्या होता है कि द चाइल्ड रिफ्यूजेस टू स्पीक इन सर्टन सिचुएशन. तो म्यूटिज्म मतलब एकदम चुप हो जाना, एक साउंड भी नहीं, एक शब्द भी नहीं, कुछ नहीं. सिलेक्टिव मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में. फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अपने घर पे तो बहुत कंफर्टेबली बात करता है, बहुत बाग 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 सारे टाइम, पेरेंट्स थक जाते हैं, इतनी बातें करता है. बट इन स्कूल ही वोंट से वन वर्ड, ही वोंट से इवन प्रेजेंट मैम अटेंडेंस के टाइम पे, है ना. एंड वो चीज़ इतनी एक्सट्रीम है कि वो सारे टाइम कोने में अकेला बैठा रहता है, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करता, किसी से बात नहीं करता. उससे जब टीचर भी कोई सवाल करे वो कुछ नहीं बोलता है, आपस में तो बोलता ही नहीं है. तो इट्स कम्प्लीटली म्यूट. तो दैट्स कॉल्ड, हाँ, इंट्रोवर्ट. अगर इंट्रोवर्ट, कोई इंट्रोवर्ट है उसके पास मैं जाऊँगी, मैं एटलीस्ट इतना पूछूंगी नाम तो बताओ, तो वो नाम तो बता देगा ना. इतने उनको होगी प्रॉब्लम, पर इतने भी नहीं होगी, है ना. शायद आपस में ग्रुप में नहीं बोले, बट पर्सनली 1-on-1 मैं कुछ पूछूं तो जवाब तो दे देंगे ना. इंटेंसिटी, हाँ. तो इंट्रोवर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी टाइप. बट दिस इज द डिसऑर्डर कि यू आर कम्प्लीटली म्यूट. म्यूट इज द वर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर. म्यूट इज जिसको हम गूंगा कहते हैं, जो एक्चुअली बोल ही नहीं सकता. एंड अब इमेजिन समबडी जो इस लेवल तक कुछ नहीं बोलता है कि यू समटाइम्स वंडर कि वो बोल सकते भी है कि नहीं बोल सकते. बट फिजियोलॉजिकली एवरीथिंग इज़ फाइन, घर पे एवरीथिंग इज़ फाइन. या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि घर पे विद पेरेंट्स दे वोंट स्पीक, दादा दादी के साथ दे विल स्पीक, है ना. नॉट नॉर्मल अगेन, शुड नॉट हैपन. एंड इट्स यूजली बिकॉज वो जो बच्चा होता है उस टाइम पर इतनी ज़्यादा इंटेंस एंजाइटी में हो जाता है. एंड छोटे बच्चों की इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है, वो कैसे, उनको नहीं समझ आता उन्हें फील क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है. नहीं, इट्स नॉट बाय बर्थ, इट्स नॉट जेनेटिकल. हाँ, तो हम एंजाइटी तो बता रहे हैं ना कि इट्स ट्रिगर्ड बाय एंजाइटी. एंजाइटी इज़ द बेस ऑफ इट, कि उस सिचुएशन में वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतने ज़्यादा एंशियस फील करते हैं, और उनकी एंजाइटी इस लेवल पे आ जाती है कि वो फ्रीज कर जाते हैं. वो सच में कुछ, उनके मुंह से सच में शब्द नहीं निकलते.
हम कहते हैं ना कि हम उस सिचुएशन में इतने घबरा गए, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, बट उनके सच में नहीं निकलता। अदरवाइज तो दे आर फाइन ना, तभी तो घर पे बात करें। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होती तो घर ऐसे थोड़ा, जेनेटिक्स घर और स्कूल नहीं देख के आते, वो दोनों जगह इक्वली होते हैं। तो घर पे अगर वो फ्रीली बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स से फ्रीली बात करें, बट विद समबडी एल्स दे कैन नॉट टॉक, तो दैट इज selective mutism and it's only diagnosed in children. Then there is separation anxiety disorder. ये भी आप लोग कोई आइडिया है क्या है? हाँ, वेरी गुड. हाँ हाँ, of course. The thing with anxiety disorders is they are the most treatable, they're susceptible to treatment. मतलब अगर आप उनको अच्छी थेरेपी दो, सही टाइम पे दो, और वो आपकी बात सुने समझे, आप जो उनको एक्सरसाइज दे रहे हो वो लोग करें, तो इट इज़ 100% ट्रीटेबल. इट्स नॉट लाइक दी अदर इंटेंस डिसऑर्डर, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह होता है, जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वन इज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट, दीज आर ससेप्टेबल टू ट्रीटमेंट, कि ये आराम से ट्रीट हो जाते हैं. इसलिए मैं कह रही थी कि एंजाइटी चैप्टर इन इटसेल्फ, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, और आप अपनी इंटर्नशिप्स में वगैरह इस चीज़ को अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो, बिकॉज इस चीज़ पे आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कम टू यू विल कम टू यू फॉर एंजाइटी, दे विल कम टू यू फॉर डिप्रेशन. सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, वेरी गुड. सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यूजुअली बच्चों में होता है. जनरली बच्चे थोड़े तो अपने पेरेंट्स से दूर जाने में घबराते हैं, नॉर्मली है. बट अगेन डिसऑर्डर कब बनता है? जब वो एब नॉर्मल लेवल पे चले जाए, डिसफंक्शनल लेवल पे चले जाए. मतलब बच्चा सिर्फ रोएगा नहीं कि पेरेंट्स जा रहे हैं, तो मतलब वो सिर्फ रोएगा नहीं, वो अपनी इतनी तबीयत खराब कर लेगा, दे स्टार्ट प्यूकिंग, दे स्टार्ट वॉमिटिंग, उनको बहुत हाई फीवर आ जाएगा. इनफैक्ट वो मतलब कभी कभार बच्चे कुछ ऐसा होता है ना, अटेंशन के लिए कुछ थोड़ी ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते, तोड़ने लग जाते, खुद को कुछ डेंजरस सिचुएशन में डालने लग जाते हैं. तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है. इट्स नॉट कि बस वो रो रहे हैं, ज़मीन पे ऐसे हैं कर रहे हैं, बस उतना नहीं. बस उतना होता तो हम टैंट्रम कह के उसको छोड़ देते. दिस इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. फॉर डिसऑर्डर टू बी अ डिसऑर्डर, इट हैज़ टू हैव डिसफंक्शन. ठीक है. एंड सिर्फ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चों में नहीं होता है, कभी कभार वी ऑल्सो सी द रिवर्स ऑफ इट, कि इन ओल्डर एडल्ट्स ऑल्सो हैव दिस डिसऑर्डर विद देयर पेरेंट्स. बट इट्स नॉट बिकॉज कि छोटे बच्चों में क्या इसी सेंस में होता है ना कि बच्चे पेरेंट चले जाएगा तो मैं सेफ नहीं होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मुझे कंफर्ट करने के लिए कौन होगा, है ना. पेरेंट्स मतलब बच्चा तो फील्स गुड विद द पेरेंट्स, दे फील कंफर्टेबल. इन ओल्डर एडल्ट्स व्हाट हैपेंस इज कि again the older child feels so anxious being separated from the parents because they are afraid कि पेरेंट्स का कौन ध्यान रखेगा, उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं नहीं होऊंगा, वो कहीं गुम तो नहीं जाए, उन्हें कोई चोट तो नहीं लग जाए. ऐसा इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट दे फील दैट आई एम नॉट देयर एंड समथिंग हैपन्स टू देम एंड आई डोंट गेट टू नो अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू टेक देम टू द हॉस्पिटल. तो ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, दिस कैन ऑल्सो हैपन टू एडल्ट्स. इट कैन ऑल्सो हैपन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि योर पार्टनर इज गोइंग फॉर वर्क. अब काम पे तो जाएंगे ही ना, बट अब हर रोज़ सुबह काम पे जाना बिकम सच अ इशू, इतना मुश्किल हो जाता है. अब एज अ हेल्दी नॉर्मल इंसान अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, वो रोज़ काम पे जा रहे तो वापस भी तो आ रहे हैं ना. नॉर्मल चीज़ है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो. इस चीज़ से मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील होने वाली बात नहीं है. बट अगर सपोज किसी को हो रहा है और इस हद तक हो रहा है, तो दैट्स व्हाट, दैट्स सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. नॉन लिविंग थिंग से भी हो सकता है, बट यूजुअली इट्स विद लिविंग मतलब अ पर्सन ओनली. इट कैन ऑल्सो हैपन, जैसे छोटे बच्चों का होता है ना एक टॉय कोई है ना, उसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, इट्स कॉल्ड समथिंग, लव ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक और चीज़ कहते हैं. वो साइकोडायनेमिक थ्योरीज में आता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली किसी को रिप्रेजेंट करता है, या तो उनके पेरेंट्स को या किसी और को, जो उनको बहुत कंफर्ट देता है. तो उस ऑब्जेक्ट से सेपरेट होना उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसे फील होता है कि जस्ट लाइक आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, जस्ट लाइक आई एम सेपरेटेड फ्रॉम अ लव्ड वन. तो इट्स ऑल्सो विद ऑब्जेक्ट्स, बट यूजुअली इट्स जस्ट पीपल.
So that is separation anxiety disorder. Last is due to medication, as I told you guys earlier, कि सिर्फ हमें हमेशा ध्यान देना है during डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ये जो भी हमारा पेशेंट फील कर रहा है वो किसी मेडिसिन की वजह से ना हो, किसी और बायोलॉजिकल रीजन की वजह से ना हो. सो एंड वन लास्ट थिंग इज कि टू डायग्नोज एंजाइटी, जो हमने ड्यूरेशन बात करी थी, तो ड्यूरेशन हैज़ टू बी 6 months. जो भी हमारे सिम्टम्स हैं, दे हैव टू बी देयर फॉर 6 months ऑन मोस्ट डेज. ठीक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हो सकता है मतलब, बट उससे कम नहीं. 6 months मोस्ट डेज. ठीक है, उसमें एक्सेसिव वरी शुड बी वन सिम्टम, होना चाहिए. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अनदर सिम्टम, होना चाहिए. ठीक है, क्या हाँ क्या अरे अभी आपको इतनी देर से मैं वही तो समझा रही हूँ कि हर चीज़ डिसऑर्डर होना ज़रूरी नहीं. अगर वो कोई उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, इस हद तक की प्रॉब्लम कर रहा है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ डिसऑर्डर. ओवर प्रोसेस ऐसा हर चीज़ डिसऑर्डर नहीं होती, बट इट कैन बी अ बैड पर्सनैलिटी पैटर्न. ठीक है, आप हमेशा